Hello guys, I hope you all are doing great. So today again once again we are going to continue with our polity and constitution series. In this lecture, till last lecture we have discussed all the constitutional bodies. Our I think 50 to 60% syllabus of the polity has been completed right till now. So as soon as now we are going to complete this syllabus of the polity, and we will move forward. So without wasting any time, so yeah, today's since like today's uh, what we are going to discuss about statutory bodies. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर होगा. सो लाइक ये बेस्ड होगा. देखो आज का जो लेक्चर है, बेसिकली अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को देखोगे तो उसमें एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम से चैप्टर है और एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. जो दो चैप्टर्स हैं, तो इनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे आज लेक्चर में. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट. सो देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में पढ़ा था. तो उसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का मीनिंग होती है जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन है, के ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, ये सब कुछ. तो वो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सारे प्रोविजंस मेंशन किए गए. जबकि जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो दो द बॉडी हैज बीन मेंशन कि भाई टू मोर स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है वो बॉडी बनाने के लिए. बट दैट बॉडी इज नॉट, क्या है, वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, वो स्टेटेड बॉडी है. ठीक है, तो आप याद रखना, ये एक्सेप्शन था हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप यूपीएससी उसका पढ़ रहे थे, तब उसके बारे में हमने देखा था डिटेल में. और मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि यूपीएससी मोस्टली एक्सेप्शन के बारे में पूछता है. सो स्टेटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी लॉ से बनी हो. ठीक है, तो अब अभी हम यूनियन लेवल पे बात करें तो ये बॉडी किससे बनी है? ऑब्वियसली किसी लॉ से बनी है. दैट्स वाई दिस बॉडी, जो लॉ को आप अदर लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज में उसको स्टेट बोलते हैं. ठीक है, तो वहां से स्टेटरी बॉडी ये मतलब नाम आया है. ठीक है, नोमेनक्लेचर. सो आज का जो लेक्चर वो ऑब्वियसली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे बेस होगा. तो देखो, इसको आप क्या बोलते हैं, स्टेट बॉडी क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि 1993 में एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, क्योंकि इस टाइम तक क्या होता, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के जो वॉयलेशंस हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वॉयलेशन हो रहा था. तो गवर्नमेंट को लगा कि ना, हमें ना अब इस पे एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे भी बॉडीज बनानी पड़ेगी ह्यूमन राइट के वॉयलेशंस को मतलब रोकने के लिए, कम करने के लिए. बेसिकली ये आइडिया था. तो दो लेवल पे बनाई है, एक इंडिया लेवल पे जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, और एवरी स्टेट में स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑफिस होता है. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका कंपोजिशन क्या है. ठीक है, तो उसमें बेसिकली देखो 6 मेंबर्स होते हैं परमानेंट. कितने होते हैं? 6 मेंबर परमानेंट होते हैं और 7 मेंबर टेम्परेरी होते हैं. तो याद रख सकते हैं कि 1 मेंबर लाइक 6 मेंबर्स परमानेंट और 7 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, राइट. तो फर्स्ट जो होता है आपका चेयरपर्सन, वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई लाइक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज, कोई भी चेयरपर्सन बन सकता है. ठीक है, याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज जो रह चुका सुप्रीम कोर्ट का, वो चेयरपर्सन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, एनएचआरसी का. तो और जबकि जो 5 मेंबर्स में कौन कौन बन सकते हैं? मेंबर होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या सर्विंग जज, मतलब जो करंटली सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनका चल रहा है अभी मतलब काम, और इसके साथ ही वो किसके एनआरसी के मेंबर बन सकते हैं. और एक मेंबर होंगे आपके रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट. ठीक है, तो अभी करंटली 25 आपके हाई कोर्ट्स है इंडिया में. तो देखो यहाँ पे मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूँ कैसे. देखो, जो चेयरपर्सन होता है उसके पास क्या होती है? मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको मोर ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा डिसीजन के लिए उसको पास चीज़ें होती हैं. तो ऑब्वियसली उसको सर्विस से, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अच्छे हाई कोर्ट का जज रहेंगे वो, तो इतने अच्छे से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो दैट्स वाई ही मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बेसिकली दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस. अब नेक्स्ट, अदर 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स में. ठीक है,
और इसमें कंडीशन भी अटैच की गई कि ये जो 3 होंगे जिनमें जो 3 मेंबर्स होंगे जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, उनमें से एटलीस्ट 1/3 वुमेन होनी चाहिए। मतलब इनमें से जो 3 है इनमें से एक विमेन होनी चाहिए बेसिकली, मतलब मिनिमम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम तो ऑब्वियसली 3 भी हो सकती है। इसके बाद 7 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या बनते हैं, आपके मेंबर जो एनआरसी के क्या बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं। जैसे चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन वीमेन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के जो चेयरपर्सन है। फर्दर नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, देन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये जो सारे 7 बॉडीज है इन सब के चेयरपर्सन इसके एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनते हैं, टेम्पररी मेंबर्स। ओके, अब जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं 1+5, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कि किसी मन से करेंगे, ऑब्वियसली आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट सेल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो उनको क्या करनी पड़ती है, मानना पड़ता है। तो उसके लिए कमिटी बनती है, वो एडवाइस देती है कि आप इस पर्सन को चेयरपर्सन और ये जो अदर मेंबर्स हैं इनको मेंबर के तौर पे अपॉइंट करिए। तो उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, बेसिकली उस कमेटी में 6 पर्सनैलिटीज मेंबर होती हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, इसके बाद होम मिनिस्टर, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा के, और वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा के। तो आपको याद रखना, देखो यहाँ पे लॉजिक ये है कि वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा वो क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उन्हें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई। तो जो बेसिक क्या बोल सकते लॉजिक इसका यही है कि वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा के इसके पार्ट होते हैं। तो पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा के, और वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। सो ये दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि चेयरपर्सन होते हैं और स्पीकर वगैरह ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली 1+5 मेंबर होते हैं। टेन्योर इनका 370 होता है, मतलब 3 ईयर या 70 ईयर तक, जो भी विचएवर इज अर्लियर वो हो जाता है बेसिकली, ठीक है। सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। रिमूवल ये सुप्रीम कोर्ट के पास, जब रिमूवल का देखो क्या सिस्टम ग्राउंड होते हैं, तो एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का और इनकैपेसिटी का, ठीक है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ चुके हैं वैसा ही सेम सिस्टम होता है। तो फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट इसको रेफर करते हैं इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को वो मैटर, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एडवाइस देती है। उसके बाद अगर एडवाइस देती है तो रिमूवल का तो रिमूव कर दिया जाता है। अब हमने नेशनल लेवल पे देख लिया कि एनएचआरसी होता है। अब एवरी स्टेट लेवल पे क्या होता है कि एसएचआरसी होता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका देखो कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट है, जो आपके क्या बोल सकते हैं एनएचआरसी से। एनएचआरसी में 1+5 मेंबर होते हैं, इसमें 1+2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होते हैं वो हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो आपके हाई कोर्ट है किसी स्टेट के हाई कोर्ट का, मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस होनी चाहिए। मेंबर में 2 मेंबर्स होते हैं, और एक मेंबर को सेलेक्ट करने में देखो यहाँ पे 2 उनके पास क्या होती है, देखो या तो हो सकता है सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज, जिसके पास एटलीस्ट 7 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। इनमें से कोई एक, मतलब या तो आप क्या कर सकते हो, रिटायर्ड सर्विंग चीफ हाई कोर्ट के जज को, या डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड हो चुका है उसके कम से कम 7 ईयर उसके पास एक्सपीरियंस है, उनमें से कोई इसी एक को, प्लस एक पर्सन जिसका पास ह्यूमन राइट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, उनमें से, मतलब एक चेयरपर्सन, एक इनमें से एक, और एक आपका जिसके पास क्या हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, राइट। तो दैट्स वाई। तो देखो इसका लॉजिक ये होता है कि देखो ये सारे लीगल मतलब फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो जज वगैरह होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल ये कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स है, जो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो समझ पाएगा अच्छे से। दैट्स वाई ही इज इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, राइट। अब अगेन, अब जैसे प्रेसिडेंट कर रहे थे उनका अपॉइंटमेंट, यहाँ पे गवर्नर करेंगे, कमेटी होगी जिसके मेंबर्स होंगे, जो कमेटी मतलब एडवाइस देगी कि इस पर्सन को चेयरपर्सन और अदर्स 2 मेंबर्स को आप मेंबर बने एचआरसी के, एसएचआरसी के।
तो उस कमेटी के मेंबर्स होंगे आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उसमें, और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की चेयरमैन और चेयरपर्सन और उस काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो जैसे अभी ओनली 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है, जैसे कर्नाटक, बिहार, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, यूपी, तो इनमें एग्जिस्ट करती है। तो इनके अगर इस केस में इन स्टेट में अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का करना होगा मतलब अपॉइंटमेंट, तो इनका भी इसमें कमेटी में होगा, मतलब वो उनका भी योगदान होगा बेसिकली। इनका टर्म भी वही सेम NHRC जैसे ही होता है, 370 होता है, 3 ईयर या 70 ईयर तक, विच एवर इज अर्लियर, तो ये होता है। इनको रीअपॉइंटमेंट वापस किया जा सकता है एक बार अपॉइंट होने के बाद, फिर भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। अगेन वही सेम प्रोसीजर होता है इनका भी रिमूव का। हाँ, अब देखो हमने क्या देखा है कि जो इनको अपॉइंटमेंट करने की पावर स्टेट लेवल पे चाहे सच होता है, उनको अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, बट कि जबकि रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स है, चेयरपर्सन को रिमूव करने का जो राइट है वो अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। वो प्रिव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का जो अगर मैटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए सेंड करते हैं। अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है PM को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो वो ऐसे होता है इनका रिमूवल। सर्विस कंडीशन इनकी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब हमने देख लिया कंपोजिशन क्या होता है, कौन से एक्ट के थ्रू बना है, ये सब कुछ, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन से कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं उस कमेटी के जो रिकमेंड करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ये तो इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते होंगे। तो बेसिकली देखो, जैसे नाम से इस मतलब क्लियर होता है कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीजें इनको रोकने का काम करेंगे। तो अगर सपोज करो कोई पब्लिक सर्वेंट है जो जिसने वॉयलेशन किया है किसी ह्यूमन राइट का, किसी इंसान का, तो उसकी इंक्वायरी ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जेल्स वगैरह होते हैं, डिटेंशन जो कैंप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये विजिट करते हैं टाइम टू टाइम, और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देते रहते हैं। ह्यूमन राइट की फील्ड में क्या करते हैं, रिसर्च प्रमोट करने का काम करते हैं। अवेयरनेस जो कॉमन पब्लिक है वो उसको ह्यूमन राइट से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में और अदर जैसे लीगल सेफगार्ड, जैसे कुछ IPC हो गया, लाइक अभी IPC नहीं, ऑब्वियसली अभी BNS आ गया, BNNS आ गया, या जो भी क्रिमिनल जो लॉज होते हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको ह्यूमन राइट्स को और अच्छे से बेटर करने के लिए, तो वो रिकमेंडेशन देते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं उसके लिए। NGOs जो NGOs मतलब ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको एनकरेज करते हैं बेसिकली, और अच्छे और फंक्शन जैसे मतलब ह्यूमन राइट्स से प्रोटेक्शन होता है बेसिकली। अब ये तो हमने देख लिया कि इनके फंक्शंस क्या। अब हमने देखो कि काम क्या क्या इन्होंने कर लिया अच्छे से। देखो तो जैसे आपके क्या बोल सकते हैं, कई जगह पे जैसे आगरा, रांची और ग्वालियर में यहाँ पे क्या मेंटल हॉस्पिटल अगर काफी फेमस है, ठीक है। तो इनकी फंक्शनिंग को देखते टाइम टू टाइम ही है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम्स होती है वीमेन के लिए, जैसे आगरा में, उसको फंक्शनिंग को देखना, और बॉन्डेड लेबर है उसको अबॉलिश करने के लिए काफी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, या वटेवर जो मतलब चीजें करना, ठीक है। इसके साथ ही जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्या होता है, सेक्सुअल वायलेंस वगैरह होता है, तो ये मीडिया को बताते हैं कि भी क्या करना है, मतलब उनका पिक्चर, नाम वगैरह क्लोज नहीं करना, चेहरा वगैरह क्लोज नहीं करना, ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ये बताते हैं। इसके साथ ही कुछ वेमन मतलब जो मतलब इंटेंशनली किसी बुरी जगह में फंस के, जैसे प्रोस्टिट्यूट वगैरह, उसमें उनको जबरदस्ती डाल दिया गया है, तो उनको वहां से निकाल के उनको रिहेबिलिट करना, ये सब कुछ उनके काम है। और जो डिसेबल लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड जिसे बोलते हैं, आजकल नाम अलग दे दिया, PWD के जो लोग होते हैं, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो उनके राइट्स को बताना कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू हेल्थ को प्रमोट करना, वुमेन पैसेंजर के ट्रेन में जो हरेसमेंट होता है उसको रोकने का मतलब एफर्ट डालना,
ठीक है। इसके साथ ही HIV प्रोटेक्ट पर्सन वगैरह के जो होते हैं उनके राइट्स को मतलब दिखाना, मतलब अवेयरनेस फैलाना उनकी, और पॉपुलेशन कंट्रोल जो करनी उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना, डायरेक्शन देना। और अगेन पुलिस अगर बाई चांस मिस यूज कर ले अपने पावर का, अरेस्ट करके डंडे वंडे मारे किसी को, मतलब उसको जेल में ले जाके या कस्टडी में ले जाके, तो उसका मिस यूज रोकना। तो आपने देखा होगा जो ये जो पुलिस वाले जनरली होते हैं, जो पुलिस पर्सनल, वो जो ह्यूमन राइट कमीशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपने इवन जो सिविल सर्वेंट्स है वो भी डरते हैं, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी इनसे बहुत उनका खौफ है बेसिकली। तो ये सब कुछ है, सिटी इतना कुछ काम का नहीं है, वही कस्टोडियल रेप टॉर्चर वगैरह को उनको रोकने का एफर्ट डालना। और ये वही कि अगेन सेम पुलिस पर्सन प्रिजन्स वगैरह देख के उनका विजिट करना, सब कुछ ये। अब ये सब तो हमने देख लिया कि इनका रोल क्या है, क्या करते हैं, फंक्शंस क्या हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी है इनके साथ, मतलब इनके इतना नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं, इनके कुछ लिमिटेशंस बेसिकली है। तो इनके पास एक लिमिटेशन, सबसे बड़ी जो बिगेस्ट लिमिटेशन ये है कि सपोज करिए कोई वॉयलेशन हुआ ह्यूमन राइट का किसी पर्सन का, तो वो वॉयलेशन हो गया, उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद ये कोई एक्शन नहीं ले सकते। मतलब इनकी कैपेसिटी 1 साल के अंदर तक है। मतलब अगर 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हो गया तो इनके पास वो जुडिक्शन नहीं रहेगा कि उसके बाद उसके पे इंक्वायरी कर सकें। तो ये सबसे बड़ा इनका क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन है। और इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी होती है, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन मतलब जो भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, नेवी, इंडियन एयरफोर्स वगैरह, तो उनसे रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स के वोलेशंस होते हैं उनके पास, उस केस में इनके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इनका जुडिक्शन वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है सच इतना, राइट। तो आपने देखा होगा जो एस्पा वगैरह लगता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोकल्स हैं वो जो आपके आर्म फोर्सेस पे काफ़ी क्या वोलेशन, राइट ऑफ वोलेशंस के अक्यूज उनको आरोप लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब आप थोड़ा देख लें रोल क्या है इसका। तो इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑब्वियसली दिल्ली में होगा। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी ऑफिस से रिपोर्ट मांग सकते हैं, ये सब कुछ उनको समन कर सकते हैं, ये सब कुछ होता है। और इनके प्रोसीडिंग्स जुडिशियल नेचर के होते हैं, ऑब्वियसली इनके जो मेंबर्स ही हैं मोस्टली क्या होते हैं, जुडिशियरी से आते हैं, दैट्स वाई। और इसके साथ ही बट प्रॉब्लम ये है कि इनके जो जनरली जो एडवाइस होती है वो रिकमेंडेटरी होती है, वो एकदम बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इनके रिकमेंडेशन जो भी होते हैं जनरली क्या होते हैं, रिकमेंडरी नेचर के होते हैं। अब ये एक्चुअली में देखो कुछ बोल सकते हैं मैंने, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें ये यूपी है ना, इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं इसमें ह्यूमन राइट वोलेशंस के, ठीक है, ये सब कुछ है। तो ये अदर स्टेट्स का आई थिंक, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि जुलाई 2024 तक ये कुछ है। तो अब तक कितने केसेस रिसीव्ड, ये केस रिसीव्ड हुए, डिस्पोज इतने हो गए, फ्रेश सोल्ड, ये अंडर कंसिडरेशन करंट ईयर में इतने केसेस रिसीव्ड हुए हैं 25,000 ह्यूमन राइट वोलेशंस के। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वोलेशन होते हैं इंडिया में। अब ये बेसिकली एक चार्ट है जो आपको जो स्टेटरी बॉडीज है, जैसे हमारे पास कोस्टल बॉडीज के लिए एक चार्ट था अलग से, उसी सेम वे में हमारे पास ये एक चार्ट है स्टेटरी बॉडीज का। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक साथ सभी को पढ़ेंगे, जैसे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये सब भी पढ़ेंगे अपन। तो आज हमने जैसे NHRC पढ़ा, SHRC पढ़ा। तो अब देखो हम इसका इतना इजी है मतलब याद करना है इसको। जैसे पहले इसमें लॉ के बारे में पता है, उसके बाद पर्पज क्या है, कंपोजिशन, सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटेड, सैलरी अलाउंस, सर्विस कंडीशन, टेन्योर, रिमूवल और रीअपॉइंटमेंट है होता नहीं है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो हमने ऊपर देखा कि प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट के थ्रू बनाए दोनों ही, ऑब्वियसली दोनों सेम ही लॉ से बने। ये ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग होते हैं। ये देखो 1+5+7 1+2। और ये कमेटी हमने देखा ही है कि कौन कौन मेंबर होते हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, इनको गवर्नर करते हैं। और ये सब इनका एज तो वही सेम ही है,
रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं दोनों का ही सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, फर्दर डिप्लॉयमेंट इनका बैन है। ठीक है, तो अपन आप ऐसा करिए पॉज करके, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ना मतलब पढ़ने में इजी हो जाए, याद करना इजी हो जाए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सब एक साथ पढ़ते हैं ना तो इट्स बिकम्स वेरी टफ टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो दिस वाज आवर डिस्कशन. Thank you guys for your time. Take care. Bye bye.